सोचिए, जब कोई पूरी तरह थक जाता है। बिल्कुल, मतलब जब लगता है कि अब बस। हाँ, कि शरीर का हर हिस्सा जवाब दे चुका है और अब एक कदम भी आगे बढ़ना नामुमकिन है। ठीक उसी पल में वो इंसान अपनी असल क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल कर रहा होता है। ये आइडिया ही हिलाकर रख देता है ना? ये हमारे हर आराम और हर बहाने की दुनिया पर सीधा हमला है और आज हम इसी एक आइडिया की जड़ तक जाएंगे। बिल्कुल, और ये आइडिया हमें मिलता है डेविड गॉगिन्स से, एक पूर्व नेवी सील जिनकी अपनी कहानी ही मतलब अविश्वसनीय है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है उनके बारे में। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो उनकी किताब कांट हर्ट मी को सिर्फ एक मोटिवेशनल किताब नहीं मानते। तो फिर क्या मानते हैं? वो इसे कहते हैं एक मेंटल वॉर मैनुअल। मेंटल वॉर मैनुअल यानी दिमागी जंग लड़ने की एक गाइड। और यही बात मुझे लगता है आज की हमारी चर्चा का टोन सेट करती है। मतलब हम यहाँ सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं करेंगे। नहीं, हम उस मानसिक दृढ़ता के पीछे के कह सकते हैं क्रूर और असरदार सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे। तो मिशन साफ है, इस मैनुअल के पन्नों को पलटना और उन सिद्धांतों को समझना जो एक इंसान को अपनी बनाई हुई सीमाओं से बहुत बहुत आगे ले जा सकते हैं। चलिए तो फिर इस दिमागी ट्रेनिंग के पहले अभ्यास से शुरू करते हैं। स्रोत इसे कहते हैं मन को कठोर बनाना, यानी कैलस द माइंड। कैलस द माइंड। इसकी तुलना बहुत सीधी और सरल है, जैसे लगातार काम करने से हाथ की त्वचा सख्त हो जाती है। हाँ बिल्कुल, घट्टे पड़ जाते हैं। हाँ, ठीक उसी तरह दिमाग को भी दर्द और मुश्किलों को सहकर मजबूत बनाना पड़ता है। और ये दर्शन तो सीधे सीधे हमारी उस आदत पर चोट करता है जो हर वक्त आराम और सुविधा खोजती है। सही। और ये चोट जरूरी है क्योंकि ये सिद्धांत सिर्फ शारीरिक मजबूती के बारे में नहीं है, इसका असली निशाना हमारा दिमाग है। अच्छा? मनोविज्ञान में इसे स्ट्रेस इनोक्यूलेशन जैसा कुछ कहते हैं। स्ट्रेस इनोक्यूलेशन, ये क्या होता है? जैसे टीके की एक छोटी डोज हमारे शरीर को भविष्य की बड़ी बीमारी से लड़ने के लिए तैयार करती है, वैसे ही जानबूझकर झेली गई छोटी छोटी मुश्किलें हमारे दिमाग को बड़े मानसिक दबाव के लिए तैयार करती हैं। मतलब दिमाग के लिए एक वैक्सीन की डोज। एग्जैक्टली। गॉगिन्स का दर्शन ये है कि आराम का जीवन दिमाग को नर्म और कमजोर बनाता है। तो दिमाग की मांसपेशियों को बनाने जैसा है ये? बिल्कुल। पर किसी भी ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले ये जानना भी तो जरूरी है कि आप अभी कितने मजबूत या कमजोर हैं। हाँ, आपकी स्टार्टिंग लाइन क्या है? और यहीं पर शायद उनका अगला सिद्धांत काम आता है। सुनने में जितना आसान, करने में उतना ही मुश्किल, जवाबदेही का आईना, अकाउंटेबिलिटी मिरर। गॉगिन्स का निर्देश बहुत साफ है, खुद से झूठ बोलना बंद करो। हाँ, और उनका तरीका भी उतना ही सीधा है। रोज शीशे के सामने खड़े हो और अपनी असलियत को देखो, अपनी कमियों को, अपनी नाकामियों को, अपने बहानों को बिना किसी लाग लपेट के पूरी ईमानदारी से स्वीकार करो। मतलब अगर वजन ज्यादा है तो शीशे में देखकर बोलो, हाँ मेरा वजन ज्यादा है। अगर आलसी हो तो उसे स्वीकार करो। लेकिन इसमें एक खतरा भी तो है। अगर कोई रोज शीशे में सिर्फ अपनी कमियां ही देखेगा तो वो निराश नहीं हो जाएगा, डीमोटिवेट नहीं हो जाएगा? ये तरीका उल्टा असर क्यों नहीं करता? ये तो सेल्फ हेट्रेड, मतलब खुद से नफरत करने जैसा भी लग सकता है। बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर लोग गॉगिन्स को गलत समझते हैं। अच्छा? देखिए, इस आईने का मकसद खुद को कोसना या शर्मिंदा करना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मकसद है एक बेसलाइन तैयार करना, एक शुरुआती बिंदु तय करना। ठीक है। जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि आप अभी कहाँ खड़े हैं, तब तक आप आगे का नक्शा कैसे बनाएंगे? सही बात है। ये आईना कोई जज नहीं है, ये एक जीपीएस है जो कहता है यू आर हियर, आप यहाँ हैं। हाँ, गॉगिन्स कहते हैं कि जब तक आप अपनी सच्चाई को, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, पूरी तरह अपना नहीं लेते, तब तक आप उसे बदलने के लिए पहला कदम उठा ही नहीं सकते। और बहाने बनाना तो दिमाग का सबसे बड़ा आराम है। बिल्कुल, और ये आईना उस आराम को छीन लेता है। ये बदलाव की सबसे क्रूर लेकिन सबसे जरूरी शुरुआत है। ठीक है, तो पहले मन को मुश्किलों के लिए तैयार करो, फिर अपनी हकीकत को बिना किसी बहाने के मानो। लेकिन सिर्फ मानने से तो कुछ होगा नहीं, एक्शन लेना होगा। और गॉगिन्स के मुताबिक वो एक्शन हमेशा आरामदायक नहीं होता। असल में उनका अगला सिद्धांत तो कहता है कि एक्शन तकलीफदेह होना ही चाहिए। बिल्कुल, पीड़ा इज इक्वल्स टू विकास, सफरिंग इज इक्वल्स टू ग्रोथ। विकास बिना दर्द के संभव नहीं है। और जो इस दर्द से भागता है वो औसत बनकर रह जाता है। यहाँ दर्द का मतलब सिर्फ शारीरिक पीड़ा तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भी आप अपनी किसी सीमा को धकेलते हैं, चाहे वो कोई नया स्किल सीखना हो, किसी मुश्किल प्रोजेक्ट पर काम करना हो, या जिम में एक और रैप लगाना हो, हाँ,
आपको एक असहजता, एक तकलीफ महसूस होती है। गॉगिन्स के दर्शन में यही एहसास इस बात का सबूत है कि आप विकास कर रहे हैं। और यहीं पर वो 40% वाला नियम वापस आता है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। एग्जैक्टली। हमारा दिमाग हमें इतनी जल्दी रुकने का सिग्नल क्यों दे देता है? इसके पीछे एक दिलचस्प वैज्ञानिक थियरी है, उसे सेंट्रल गवर्नर थियरी कहते हैं। सेंट्रल गवर्नर थियरी? हाँ, ये थियरी कहती है कि हमारा दिमाग हमारे शरीर का प्रोटेक्टर है, एक बॉडीगार्ड की तरह। वो शरीर को किसी भी तरह के स्थायी नुकसान से बचाने के लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म की तरह काम करता है। अच्छा। तो जब हम अपनी शारीरिक क्षमता की असली सीमा तक पहुंचने वाले होते हैं, उससे बहुत पहले ही हमारा दिमाग हमें थकान, दर्द और बस अब और नहीं वाले सिग्नल भेजने लगता है। मतलब ये एक दिमागी सेफ्टी स्विच है? बिल्कुल। और गॉगिन्स का पूरा दर्शन इसी सेफ्टी स्विच को जानबूझकर नजरअंदाज करने के बारे में। दिमाग को ये सिखाना कि मैं जानता हूं तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मेरे अंदर अभी भी 60% ताकत बाकी है। वाह। वो दर्द का एहसास असल में एक दरवाजा है जिसके पार आपकी छिपी हुई क्षमता है। ये तो दिमाग को हैक करने जैसा है ही। अपनी सच्चाई देखो, फिर उसे बदलने के लिए जानबूझकर दर्द चुनो, और जब दिमाग रुकने को कहे तो उसे बताओ कि ये सिर्फ 40% है। ये एक पूरी प्रक्रिया है। सही। लेकिन अगला सिद्धांत जो है उसका नाम सुनकर ही मुझे थोड़ा अजीब लगा। आत्माओं को वश में करना या टेकिंग सोल्स। हाँ। ये तो किसी हॉरर फिल्म जैसा लगता है। इसका असल मतलब क्या है? हाँ, ये नाम काफी नाटकीय है, पर इसका मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। तो फिर? ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध नीति है, खासकर किसी कॉम्पिटिटिव माहौल में। ठीक है। इसकी सीधी सी परिभाषा ये है, जब आपका प्रतिद्वंदी, आपका बॉस या कोई भी जो आपको देख रहा है, ये मान चुका हो कि अब आप हार मान लेंगे, अब आप टूट जाएंगे। हाँ, और ठीक उसी पल में आप अपनी पूरी ताकत और इच्छा शक्ति से काम करना जारी रखते हैं, तो आपका ये एक्शन उनकी उम्मीद और उनके मनोबल को तोड़ कर रख देता है। तो मतलब आपने सिर्फ काम नहीं किया, आपने उनकी आत्मा को वश में कर लिया। यू टुक दिस सोल। क्या इसका कोई असल जिंदगी का उदाहरण है? गॉगिन्स की जिंदगी ऐसे उदाहरणों से भरी है। स्रोत में उनके एक अल्ट्रा मैराथन का जिक्र है, 100 मील की दौड़। 100 मील? हाँ, वो बुरी तरह जख्मी थे, उनके पैरों में स्ट्रेस फ्रैक्चर थे। सबने मान लिया था कि गॉगिन्स अब रेस छोड़ देंगे, लेकिन गॉगिन्स ने दर्द को नजरअंदाज किया और उस टूटी हुई हालत में भी दौड़ना जारी रखा। अच्छा। जब उनके प्रतिद्वंदी ने उन्हें इस हालत में भी दौड़ते हुए देखा तो उसका दिमाग हिल गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि कोई इंसान इतनी पीड़ा में भी आगे बढ़ सकता है। और इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि प्रतिद्वंदी का खुद का मनोबल टूट गया और अंत में गॉगिन्स ने वो रेस जीत ली। वाह, मतलब उन्होंने सिर्फ अपनी शारीरिक सीमा नहीं तोड़ी, उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी की मानसिक सीमा को भी तोड़ दिया। यही है टेकिंग सोल्स। पर क्या ये मानसिकता थोड़ी टॉक्सिक नहीं है? हमेशा दूसरों को हराने या उनका मनोबल तोड़ने के बारे में सोचना, क्या ये लंबी रेस में किसी को अकेला और नेगेटिव नहीं बना सकता? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस सिद्धांत का इस्तेमाल कहां और कैसे करते हैं। गॉगिन्स नेवी सील थे, वो एक अल्ट्रा एथलीट हैं, उनकी दुनिया बेहद प्रतिस्पर्धी है। वहां ये एक सर्वाइवल टैक्टिक है। ठीक है। लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आत्माओं को वश में करने का मतलब किसी सहकर्मी को नीचा दिखाना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है अपनी मेहनत और लगन से एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट करना जिसे देखकर दूसरों की ये नामुमकिन है वाली सोच टूट जाए। ओफ, अच्छा, ये एक अच्छा नजरिया है। जब कोई टीम डेडलाइन के पीछे हो और सब हार मान चुके हों और एक व्यक्ति चुपचाप अपना काम बेहतरीन तरीके से करता रहे, तो वो बाकी टीम के लिए प्रेरणा बन जाता है। मतलब उसने अपनी दृढ़ता से बाकी लोगों की निराशा की आत्मा को वश में कर लिया। बिल्कुल, ये श्रेष्ठता का प्रदर्शन है, ना कि आक्रामकता का। समझ गई। दूसरों को हराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं को तोड़कर दूसरों को प्रेरित करने के लिए। सही। ये सब करने के लिए असाधारण इच्छा शक्ति चाहिए। पर प्रेरणा या मोटिवेशन तो हर रोज एक जैसा नहीं रहता। आज जो वीडियो देखकर आग लगी है, वो कल सुबह ठंडी हो सकती है। तो फिर ये सब हर रोज कैसे किया जाए? और आपका ये सवाल हमें सीधे 5वें और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत पर ले आता है। वो क्या है? दैनिक अनुशासन, प्रेरणा, यानी डेली डिसिप्लिन, मोटिवेशन। स्रोत इन दोनों के बीच का फर्क बहुत खूबसूरती से बताता है। मोटिवेशन एक एहसास है, एक भावना है जो आती जाती रहती है। हम सबने महसूस किया है। हाँ, लेकिन अनुशासन एक आदत है, एक सिस्टम है जो हर रोज आपके साथ रहता है। बिल्कुल, यही इस पूरे दर्शन का इंजन है। हाँ, प्रेरणा एक चिंगारी की तरह है जो कभी कभी भड़कती है, लेकिन अनुशासन वो कोयला है जो लगातार जलता रहता है, चाहे मौसम कैसा भी हो।
गॉगिन्स का मानना है कि भावनाओं पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती है। अगर आप सिर्फ अच्छा महसूस होने पर काम करेंगे तो आप हफ्ते में 2 दिन से ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। सही बात है। अनुशासन का मतलब है कि काम होगा, चाहे आपका मन हो या ना हो, चाहे आप थके हो या ऊर्जा से भरे हो, चाहे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो। एग्जैक्टली। सुबह 4 बजे उठकर दौड़ने जाना मोटिवेशन से नहीं होता, वो अनुशासन से होता है। तो असल में बाकी चारों सिद्धांत वो सब सिर्फ और सिर्फ अनुशासन की नींव पर ही टिके रह सकते हैं। अनुशासन वो गोंद है जो इन सभी टुकड़ों को जोड़ कर रखता है। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, ये एक यात्रा है। ये शीशे में अपनी कड़वी सच्चाई देखने से शुरू होती है। सही। फिर उस सच्चाई को बदलने के लिए अनुशासन की एक प्रणाली बनाई जाती है। बिल्कुल। उस प्रणाली के तहत रोज जानबूझकर मुश्किलों और दर्द को चुना जाता है ताकि मन कठोर बन सके। इस प्रक्रिया में जब दिमाग 40% पर रुकने का सिग्नल देता है तो उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ा जाता है। और जब आप ये लगातार करते हैं तो आपकी ये दृढ़ता न सिर्फ आपको बदलती है बल्कि आपके आसपास के लोगों की सोच और सीमाओं को भी तोड़ देती है। एकदम सही। ये कोई 5 अलग-अलग टिप्स नहीं है, ये मानसिक दृढ़ता बनाने का एक पूरा आपस में जुड़ा हुआ इकोसिस्टम है। इस पूरी बातचीत का सार स्रोत में दी ने एक अंतिम सबक में छिपा है। क्या है वो? वो कहता है, इंसान अपनी सीमा तक नहीं जाता, वो अपने आराम के दायरे तक जाकर रुक जाता है। आज की चर्चा का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि हमारी असली सीमा हमारी मांसपेशियां या हमारा दिमाग नहीं, बल्कि आराम और सुविधा की वो आदत जो हमें अपनी असलियत तक पहुंचने ही नहीं देती। बिल्कुल। और यहीं से मैं श्रोता के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरूर। स्रोत का अंतिम वाक्य है, कंफर्ट छोड़ो और अपनी रियल पावर देखो। अगर सुविधा और आराम ही हमारी असली सीमा है तो फिर किसी भी व्यक्ति की वास्तविक क्षमता का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? बहुत गहरा सवाल है। हम जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हासिल करते हैं, क्या वो हमारी असली क्षमता का एक छोटा सा अंश मात्र है? और अगर हाँ, तो उस छिपी हुई क्षमता को खोजने की दिशा में पहला, सबसे छोटा और सबसे असहज कदम क्या हो सकता है जिसे आज ही उठाया जा सके? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी किताबों की समरी जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं।